Hello everyone, welcome again to Ramanujam School of Studies 0 to Infinity। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म के तहत कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन के साथ हमने कार्बोकेटाइन के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था और देखा था कि किस तरह वैकेंट p ऑर्बिटल कार्बन पे कार्बोकेटाइन के नेचर को डिफाइन करता है। साथ में हम लोगों ने ये देखा कि कौन कौन सा फैक्टर है जो कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेगा। साथ में ये भी देखा कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा कार्बोकेटाइन का। तो हम लोगों ने देखा था कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन is more stable than secondary is more stable than primary, and primary is more stable than methyl carbocation या that is methyl cation। ये सब चीज बातों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। साथ में ये देखा था कि इंडक्टिव इफेक्ट के कारण जो हमारा अल्काइल ग्रुप कार्बन के साथ अटैच्ड है वो कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन के दौरान उसको डिस्पर्स करेगा। तो वो सारे फैक्टर जो चार्ज को डिस्पर्स करेगा तो वो उसे स्टेबलाइज करेगा। तो जितना ज्यादा चार्ज डिस्पर्सल होगा उतना ही ज्यादा वो स्टेबिलिटी उसका उस कार्बोकेटाइन का होगा। इन सब चीजों को हम लोगों ने देखा था। साथ में ये भी देखा था कि किस तरह हाइपर कंजुगेशन जो कि एक फॉर्म है रेजोनेंस का पार्ट लेता है कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी में, राइट। ये सब लेक्चर हम लोगों ने प्रीवियस वाले वीडियो में ऑलरेडी देखा। आज हम लोग देखेंगे SN1 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट। देखिए, जब भी SN1 रिएक्शन होता है तो उसमें इंटरमीडिएट के तौर पे क्या बनता है कार्बोकेटाइन। इंटरमीडिएट के तौर पे क्या बनेगा इंटरमीडिएट के तौर पे क्या बनेगा कार्बोकेटाइन। ओके, SN1 रिएक्शन में, ठीक है। और ये कार्बोकेटाइन प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्शियरी हो सकता है। ओके, जब ये कार्बोकेटाइन बनता है तो उस इंटरमीडिएट स्टेट में हो सकता है कि रीअरेंजमेंट मतलब हो सकता है कि रीअरेंजमेंट हो अगर कंडीशन रिएक्शन एनवायरनमेंट या नेचर का जो हमारा अल्काइल हैलाइड है कार्बोकेटाइन का जो अल्काइल हैलाइड होगा, मतलब अल्काइल हैलाइड से जो कार्बोकेटाइन होगा उसका नेचर दैट इज अल्काइल ग्रुप का अगर फेवर करता होगा कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने का तो वो रीअरेंजमेंट होगा। हालांकि SN2 रिएक्शन में ऐसा कोई भी चीज नहीं होता है रीअरेंजमेंट के जैसा। क्यों? क्योंकि SN2 रिएक्शन में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है। ट्रांजिशन स्टेट के दौरान एक सब्सट्रेट अगर निकलता है, मतलब सब्सट्रेट से एक ग्रुप निकलता है तो ठीक दूसरा ग्रुप पीछे से आके अटैच होता है, मतलब साइमल्टेनियसली बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रहा है और बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो रहा है। SN2 रिएक्शन में देखा था। तो इस केस में रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अब देखिए, इन सभी चीजों को बहुत ही ढंग से समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल की जरूरत होगी। उस एग्जाम्पल को अभी हम लोग यहाँ पे बोर्ड पर इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद एग्जाम्पल के इक्वेशन को लिखते हैं, फिर समझेंगे कि कैसे रीअरेंजमेंट होगा, कब रीअरेंजमेंट होगा, क्यों रीअरेंजमेंट होगा, कब एलिमिनेशन होगा, कब सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। इन सभी बातों को अभी हम लोग देखेंगे। साथ में कब SN2 रिएक्शन होगा और कब SN1 रिएक्शन होगा। ये सारा का सारा बात रिएक्शन एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने एक सबस्ट्रेट लिया है, ये हमारा है नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। IUPAC नेम आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए ध्यान से कि ये हमारा सपोज ये अल्फा कार्बन है और ये हमारा बीटा कार्बन है। अल्फा कार्बन पे दो हाइड्रोजन है, एक हेलोजन ग्रुप है, हैलाइड ग्रुप है, और एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो कुछ इस तरह से आपको दिखने को मिलेगा ये वाला, जिसे यहाँ पे मैं एक्सप्लोर करके लिख देता हूँ। तो दिस इज Br और ये हमने R ले लिया, जहां पे R जो है इतना सा ग्रुप है। तो बेसिकली ये हमारा कौन सा कार्बन लग रहा है, दैट इज प्राइमरी कार्बन। क्या लग रहा है, प्राइमरी कार्बन, और प्राइमरी कार्बन है भी। सो अगर हम लोग अल्कोक्साइड आयन C2H5ONA, ठीक है, जैसे हम लोग
C2H5ONA के साथ रिएक्शन करेंगे या C2H5OH के साथ रिएक्शन करेंगे, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है और गुड न्यूक्लियोफाइल होता है। ज्यादा बेसिक होगा मतलब ये न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी ज्यादा होगी। देखिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर ज्यादा बेसिक होगा तो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। न्यूक्लियोफिलिसिटी का कैरेक्टर और बेसिसिटी का कैरेक्टर, दोनों जो कैरेक्टर है वो अलग अलग है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे बेसिसिटी का, तो ये दिखाता है इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को, और न्यूक्लियोफिलिसिटी का अगर हम बात करेंगे तो ये दिखाता है रेट ऑफ रिएक्शन में किस तरह से कोई भी एंटिटीज अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को, चाहे वो न्यूट्रल हो या नेगेटिव चार्ज हो, किसी भी पॉजिटिव या हम लोग पॉजिटिव कार्बन को या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन को किस रेट से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, ये हमारा न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है। दोनों अलग अलग चीज है। चूंकि यहाँ पे बल्कि ग्रुप है बट ये कार्बन हमारा प्राइमरी है, तो हाईली बेसिक है, ये हाईली बेसिक है, प्राइमरी कार्बन है, तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन होगा, और SN2 रिएक्शन के दौरान जो ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा, और साइमल्टेनियसली ये ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ब्रोमीन जो है बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को लेकर निकलेगा। और इन सभी चीजों के पीछे क्या है, सॉल्वेंट का रोल है, सॉल्वोलिसिस, मतलब कि यहाँ पे जो इथाइल अल्कोहल है या जो सॉल्वेंट है वो ब्रोमीन के साथ क्या बनाएगा, एक डाइपोल आयन का बॉन्ड बना के ब्रोमीन को निकाल लेगा। मतलब इस रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, और वो उस ट्रांजिशन स्टेट में कंसंट्रेशन ऑफ नियोपेंटाइल ब्रोमाइड और कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्साइड आयन, दोनों को कंसंट्रेशन डिपेंड करेगा, मतलब रेट जो है उस दोनों कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। एक साथ ही अटैचमेंट भी होगा और यहाँ से लीविंग भी, जो ब्रोमीन ग्रुप है, ब्रोमीन जो है वो लीव भी करेगा। मतलब कि ये एक तरह का सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और देखिए कि ये जो कार्बन है कायरल कार्बन नहीं है, तो यहाँ पे ये जो है स्टीरियोकेमिस्ट्री की यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे। अगर ये कायरल कार्बन होता तो इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट बनता, ठीक है। मतलब अगर R है तो S बन जाता, S है तो R बन जाता। इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट का मतलब RS नोमेनक्लेचर से करने से बढ़िया है कि अगर हम ये कहें कि अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और वो किसी भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट की तरफ मोड़ता है, तो इन्वर्जन का मतलब है कि जो प्रोडक्ट इन्वर्जन से बना वो प्रोडक्ट उसी लाइट को उतने ही अमाउंट में राइट की तरफ क्या करेगा, मोड़ेगा, तो ये इन्वर्जन होता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो रिएक्शन से प्रोडक्ट बना वो CH3 और ये C आ जाएगा, और यहाँ पे H है और ये H है, यहाँ पे हमारा अल्कोक्साइड आयन दैट इज O C2H5 SN2 रिएक्शन के हिसाब से बनेगा और ये हमारा ईथर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे देयर इज नो रीअरेंजमेंट, क्यों कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं हुआ, क्योंकि साइमल्टेनियसली बॉन्ड बना और बॉन्ड टूटा। लेकिन अगर हम वीक बेस की बात करेंगे, क्या करेंगे, वीक बेस की C2H5OH की बात करें, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। देखिए जो पहला रिएक्शन है नियोपेंटाइल ब्रोमाइड के साथ जो रिएक्शन करेगा इथॉक्साइड की SN2 रिएक्शन होगा। हालांकि ये क्या होगा, क्योंकि प्राइमरी है बल्कि ग्रुप है तो स्लो होगा, ठीक है। लेकिन अगर इथाइल अल्कोहल के साथ अगर इसका रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन जो है SN1 के हिसाब से होगा, SN1 मैकेनिज्म के हिसाब से होगा। किसके हिसाब से, SN1 मैकेनिज्म के हिसाब से होगा। क्यों होगा इसकी भी बात हम लोग करेंगे, क्योंकि यही इसका क्रश पॉइंट है, इस चैप्टर का यही क्रश पॉइंट है कि E1 होगा, E2 होगा, SN1 होगा, SN2 होगा, एलिमिनेशन होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, यही चीज को हमें समझना है। तो जब SN1 के हिसाब से होगा तो दो तरह का प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान रखेंगे। सो CH3, okay, so we have CH3,
यहाँ पे जो CH3 है वो CH3 नहीं रहती, ये यहाँ पे OC2H5, ओके। और यहाँ पे क्या है हमारा H2 है, सो वी हैव, यहां से लिखेंगे CH3, ओके, यस CH2CH3 ये होगा, ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ये SN1 मैकेनिज्म के हिसाब से होगा, ठीक है। एक तो ये हमारा बन जाएगा ईथर, साथ में सेम चीज होगा, ओके। और सेम चीज में एक दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, और वो प्रोडक्ट बनेगा CH3 डबल बॉन्ड, ओके। सो वी हैव C, यहाँ पे H और यहाँ पे CH3। आई होप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, बट होने की जरूरत नहीं है। तो ये दो प्रोडक्ट बना, यहाँ पे क्या हुआ सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन हुआ है, इस वाले में क्या हुआ सब्स्टिट्यूशन हुआ जब ईथर बना, और सेकेंड वाले में क्या हुआ एलिमिनेशन हुआ। तो यहाँ पे SN1 रिएक्शन है, ठीक है, सॉरी SN2 रिएक्शन है, ठीक है। ये जो है SN1 रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन होने के बाद, ठीक है, SN1 रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन साथ साथ हो गया, मतलब एलिमिनेशन मतलब कि अगर हम लोग C2H5OH को देखेंगे तो SN1 पाथवे को जाएगा। SN1 पाथवे जाने का मतलब है कि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। अब जब कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा तब या तो प्राइमरी हो सकता है कार्बोकेटाइन या सेकेंडरी हो सकता है। तो जब भी मौका मिलेगा कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन के लिए, प्राइमरी अगर बन रहा है तो वो क्या होगा रीअरेंज होके मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में चला जाएगा। अगर प्राइमरी बन रहा है तो सेकेंडरी हो जाएगा, सेकेंडरी बन रहा है तो टर्शियरी हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जब ये कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा तो रिएक्शन मीडियम में क्या क्या अवेलेबल है, ठीक है, कौन सा सॉल्वेंट है या कौन सा अदर रिएक्टेंट पार्टिकल है, वो देखेगा कि कहां पे कैसे अटैक करना है और कौन सा प्रोडक्ट बनाना है। तो बेसिकली यहाँ पे एक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। और फर्स्ट केस में दोनों में एक चीज और ध्यान रखना है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग TRONG स्ट्रॉन्ग बेस है, ओके। और ये मॉडरेट बेस है, मॉडरेट है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मॉडरेट है, ठीक है। ये हमारा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इसमें भी है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे चलते हैं यहां से। SN1 वर्सेस SN2, SN1 रिएक्शन होगा, SN2 रिएक्शन होगा। तो देखिए जब भी हमारा SN1 रिएक्शन होता है, क्या होता है SN1 रिएक्शन, तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होगा, ठीक है। अब जब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होगा तो रीअरेंजमेंट हो सकता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 रिएक्शन में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, और SN1 रिएक्शन में जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, जिसके कारण जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो टॉप पोजीशन से भी अटैक कर सकता है या डाउन पोजीशन से। सपोज कि अगर ये हमारा कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है तो sp2 है, तो जो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, या तो इस तरह से अटैक कर सकता है या फिर इस तरह से अटैक कर सकता है, दोनों तरफ से कार्बन पे अटैक कर सकता है, ठीक है। तो क्या होगा कि इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट हो सकता है 50% और 50% एज रह सकता है। तो कहने का मतलब एक रेसिमाइजेशन होगा, रेसिमिक मिक्सचर होगा, ठीक है। ये सब चीज को हम लोगों ने SN1 रिएक्शन में देखा था। तो अगर कोई पर्टिकुलर बेस है या कोई पर्टिकुलर न्यूक्लियोफाइल है, उसका रिएक्शन डिफरेंट अल्काइल हैलाइड में कैसे होगा, देखिए अगर R है और X है, RX अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिखते हैं एक CH3X, दैट इज मिथाइल हैलाइड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। तो SN1 रिएक्शन
इस तरह से रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इस तरह से इंक्रीज करेगा, SN1 रिएक्शन इस तरह से इंक्रीज करेगा, क्योंकि SN1 रिएक्शन में क्या है, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन अगर SN2 की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है सबसे ज्यादा मिथाइल टाइप हैलाइड पे होगा, उसके बाद प्राइमरी। तो SN1 SN2 रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा मतलब ठीक रिवर्स होगा SN1 रिएक्शन से। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि SN1 रिएक्शन में जो अगर क्राउडेड है तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए जगह कम मिलेगा, तो मतलब जल्दी अटैक नहीं कर पाएगा मतलब कार्बन पे, पोलराइज्ड कार्बन पे, क्योंकि अगर 3 डिग्री का बात करें तो वो वहां पे ज्यादा क्राउडेड होगा। सो जैसे जैसे क्राउडिंग कम होगा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, ठीक है। क्राउडिंग हो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, घटेगा SN2 के केस में, लेकिन SN1 के केस में बढ़ेगा ना। अगर हम लोग किसी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन एक ऐसे सॉल्वेंट में करते हैं या फिर एक ऐसे चीज में करते हैं, जैसे मान लीजिए बेस, कोई बेस से करते हैं, तो कब पॉइंट ऐसा आएगा जो कि वहां पे SN1 रिएक्शन होगा, या कब पॉइंट ऐसा आएगा किस अल्काइल हैलाइड के लिए। सो अगर हम बात करें, ध्यान से देखेंगे, CH3X 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। सो सिंपल सा बात है कि अगर CH3X है और बेस है तो ये हमारा मेजर पार्ट SN2 पाथवे से होगा। फर्स्ट डिग्री में भी मेजर SN2 पाथवे से होगा। सेकेंड डिग्री में क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, ये SN1 से हो सकता है एंड SN2 दोनों से हो सकता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पाथवे से होगा। लेकिन थर्ड डिग्री में जो है हमारा रिएक्शन जो मैकेनिज्म होगा वो SN1 के पाथवे से होगा, राइट। तो बेसिकली सेकेंड डिग्री में ये देखना है कि क्या हो रहा है। सेकेंड डिग्री में SN1 भी बन सकता है, SN2 भी बन सकता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आगे अगर प्रॉब्लम करेंगे तो आपको सारा का सारा समझ में आएगा क्यों ऐसा होता है, ओके। नाउ इसी चीज में थोड़ा फर्दर आगे बढ़ते हैं कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की बात करें, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, न्यूक्लियोफिलिक सबस्ट्रेट की बात करें, ठीक है, तो अगर ज्यादा कंसंट्रेशन होगा न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है, तो ये फेवर करेगा SN2 रिएक्शन को। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल बहुत ज्यादा है, आराम से जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ये हाइब्रिडाइज कार्बन को ये बैक साइड से अलग कर सकता है, ठीक है। लो कंसंट्रेशन, अगर हाई कंसंट्रेशन है तो SN2 को, अगर लो कंसंट्रेशन है, लो कंसंट्रेशन है तो ये हमारा SN1 रिएक्शन को फेवर करेगा। वैसे भी हम लोगों ने देखा था रेट ऑफ रिएक्शन SN2 के लिए इस पे डिपेंड करेगा, अल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करेगा। तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो SN2 रिएक्शन का पलड़ा ज्यादा भारी होगा। लेकिन SN1 रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर है तो न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो लो कंसंट्रेशन अगर होगा हमारे बेस का तो ये बेसिकली क्या होगा, SN1 रिएक्शन होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, ठीक है। अब जो न्यूक्लियोफाइल यूज कर रहे हैं उसका नेचर कैसा है। सो अगर हम लोग न्यूपेंटाइल ब्रोमाइड की बात करें और उसका रिएक्शन इथॉक्साइड आयन के साथ करवाएं, जैसा कि भी हम लोगों ने देखा था, तो SN2 मैकेनिज्म से होता है। लेकिन इथाइल अल्कोहल अगर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है तो वो SN1 मैकेनिज्म से होता है। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रांगली न्यूक्लियोफाइल या स्ट्रांगली बेसिक पैरेलल ले सकते हैं, स्ट्रांगली न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रांगली न्यूक्लियोफाइल
और पैरेलली इसको ऐसा कोई रिलेशन है नहीं, लेकिन पैरेलली हम ये मान के चलते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा वो स्ट्रांगली बेसिक होगा, स्ट्रांगली बेसिक होगा। ठीक है, ये मान के चलिए। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो ये स्ट्रांगली न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रांगली बेसिक अगर न्यूक्लियोफाइल का नेचर है तो ये हमारा SN2 रिएक्शन को फेवर करेगा, SN2 रिएक्शन होगा। लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल हमारा वीकली है, ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल अगर वीक है, न्यूक्लियोफाइल अगर वीक है या फिर मतलब मॉडरेट बेसिक है या फिर कम बेसिक है, तो उस केस में हमारा कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा और रिएक्शन SN1 पाथवे से होगा। ठीक है, एक चीज ये समझ में आ गया। नेक्स्ट, सॉल्वेंट, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कैसा पोलर है? अगर सॉल्वेंट ज्यादा पोलर होगा, ध्यान समझना, अगर सॉल्वेंट ज्यादा पोलर होगा तो R और मानते X है और सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट सपोज ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, ये ज्यादा पोलर है, तो क्या करेगा? सॉल्वेलिसिस के प्रोसेस को बढ़ा देगा, सॉल्वेलिसिस को प्रोसेस को बढ़ा देगा, मतलब रेट ऑफ आयोनाइजेशन को इंक्रीज कर देगा, रेट ऑफ आयोनाइजेशन क्या हो जाएगा हमारा? इंक्रीज हो जाएगा। सॉल्वेंट क्या होगा? ब्रोमाइड को खींचना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो जब रेट ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीज हो जाएगा इसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन ये इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इंक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि कार्बोकेटायन बनेगा और इस केस में जो हमारा पाथवेज होगा वो हमारा SN1 पाथवेज से होगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर अल्काइल हैलाइड है R, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेज में क्या होता है हमारा? R ये बॉन्ड टूटता है डेल्टा माइनस इस पे और डेल्टा प्लस इस पे। अब ये जो टूटने का प्रक्रिया है, जो ट्रांजिशन स्टेज आ रहा है, ये ट्रांजिशन स्टेज, वेट अ मिनट, ये ट्रांजिशन स्टेट शायद माइक आवाज डिस्चार्ज हो गया, माइक डिस्चार्ज हो गया।